और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव वित्त श्रीमती संदीप कौर जी, वित्त विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस.एन. सामंत जी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी नवचयनित लेखा परीक्षक, उनके परिवार के सदस्य और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी नवचयनित लेखा परीक्षकों, जिन्हें सहकारी समितियों के पंचायती लेखा परीक्षक के रूप में और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, आप सबको मैं इस पूरी चयन की प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित इस समारोह में हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्यों, आपके मित्रों, शुभचिंतकों, इन सब का सपना साकार हो रहा है। इस साकार हो रहे सपने के लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है और आज आप सबको ये नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने बदलते हुए भारत के बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये केवल बदलाव किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ, हर एक क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसमें सुरक्षा और कानून का राज हो, ये किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होती है। लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन, यह भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान करके दिखाया। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता, उल जलूल खर्च होता, बिना किसी बजट के पैसे को रेवड़ियों के भाव बांटने की प्रवृत्ति होती, बिना वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हम अनावश्यक कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को उस कर्ज के बोझ के नीचे दबाए होते, तो आज उस बीमारू राज्य को, जो बीमारू था 2017 के पहले, जिस उत्तर प्रदेश को कोई 2017 में कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं था, उस उत्तर प्रदेश को हम आज भारत का रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश नहीं बना पाते, नहीं बना पाते। हमने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का काम भी किया है, और इसके लिए वित्त विभाग की टीम
स्थानीय लेखा और पंचायत लेखा से जुड़े हुए जो परीक्षक हैं वह भी वित्त विभाग की इस टीम का एक इंटरनल पार्ट होने के नाते उन्होंने उस वित्तीय प्रबंधन को बनाने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, उत्तर प्रदेश के बजट को उत्तर प्रदेश के आकार के अनुरूप 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। और आज परिणाम है, मुझे याद है 2017 में हमारी नई नई सरकार आई थी। सरकार आने के बाद खजाने में पैसा नहीं था। हमें ढेर सारी चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी उनको आगे बढ़ाना था। मैं भौचक था कि कोई भी बैंक का चेयरमैन या सीएमडी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं था। यानी उत्तर प्रदेश को कर्जा नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि 2017 में ऐसी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश को लोग कर्जा दे सकें। मैं परेशान था, कैसे चलेगा इतनी बड़ी आबादी का राज्य। और उस समय जब हम लोगों ने फिर कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने उसी समय तय किया था कि भाई बैंक से पैसा नहीं लेंगे, किसी वित्तीय संस्थान के सामने नहीं जाएंगे, अपने रिसोर्सेस बढ़ाएंगे, वित्तीय अनुशासन को ठीक करेंगे, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है। आपने देखा होगा अभी गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा है। जब गंगा एक्सप्रेसवे को हम बना रहे थे तब भी हम लोग बैंक के पास नहीं गए कि हमें कर्जा चाहिए। याद करिए, गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 36,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा लगा है। और लगा ही नहीं है, इसके अलावा उसमें 9 इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब अलग से विकसित हो रहे हैं। उसके लिए भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अतिरिक्त ली गई है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेस वे पर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं, एक्सप्रेस वे के साथ साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब के निर्माण के लिए। लेकिन बैंकर्स लाइन लगाए खड़े थे कि साहब हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं, आप हमारा पैसा लगाइए, हमारा पैसा लगाइए। हमने कहा उत्तर प्रदेश बदल चुका है, अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। हम अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। लगातार कर्ज जो पिछली सरकारों ने लिया था उस कर्ज को हम नीचे करने में सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम काफी आगे बढ़ा चुके हैं। अब देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था में कोई नाम आता है तो यूपी का नाम आता है। पहले बॉटम 3 में यूपी का नाम आता था। अब उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति निवेश करना चाहता है, हर वित्तीय संस्थान आना चाहता है। याद करिए कितनी बड़ी भूमिका आपकी है। अगर यह वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मनमानापन होता, लूट मची होती, हर व्यक्ति तबाह रहता, सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, चलने के लिए सड़कें नहीं मिलती। ये वित्तीय अनुशासनहीनता और कुप्रबंधन का इससे ज्यादा बीभत्स दृश्य क्या होगा? आप लखनऊ में जब यहां से निकलते होंगे, सामने एक बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग दिखाई देगी आपको, उसको कहते हैं जेपीएन सेंटर।
इमरजेंसी के खिलाफ जिस महापुरुष ने शंखनाद करके भारत के लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना योगदान दिया था, ऐसे जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे वो सेंटर 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना प्रारंभ हुआ। लागत थी 200 करोड़, खर्च हो गए 860 करोड़ और अभी भी अधूरा। यह है वित्तीय कुप्रबंधन। पैसा किसी व्यक्ति और सरकार का नहीं, पैसा है राज्य की जनता का। लेकिन सरकार किस तरीके से दुरुपयोग करती है, यानी इतना भारी भरकम पैसा खर्च होने, जहां 200 करोड़ खर्च होने थे 860 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। तब भी अधूरा। कहने में लोगों को शर्म भी नहीं लगती कि हम ये बना रहे थे। अरे कम से कम जयप्रकाश जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने वाले उस महापुरुष के नाम को तो अपमानित नहीं करते। लेकिन यह दृश्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और ये अकेले यहीं पे नहीं हुआ। हमारे प्रदेश के अंदर 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले हैं जो बड़े बड़े मामले हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए का वारा न्यारा हुआ। वित्तीय कुप्रबंधन यही है। और उस वित्तीय कुप्रबंधन को सुधार करके उत्तर प्रदेश को एक वित्तीय अनुशासित और वित्तीय प्रबंधन के अधीन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का परिणाम 17 के बाद हम सबको देखने को मिल रहा है। आप सोचो 2017 के पहले केवल एक्साइज में यूपी को केवल 12,000 करोड़ मिलते थे और आज हम 62-63 हजार करोड़ रुपया ले रहे हैं। जो लीकेजेज होते थे ना, ऐसा नहीं है कि वो लीकेजेज केवल लीकेजेज थे, और लीकेजेज में बहुत सारे लोगों के शेयर रहे होंगे, नेताओं का रहा होगा, सरकार के कुछ लोगों के द्वारा डकैती डाली जा रही थी। जो पैसा प्रदेश के विकास में खर्च होना चाहिए था, कैसे लूट मचाई हुई थे। हर एक क्षेत्र में यही स्थिति थी। और इसीलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सहकारी समिति के अधीन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लेखा, जितने भी हमारी नगर पालिका है, नगर निगम है, उनका कितना पैसा जा रहा है, उनकी इनकम क्या है, कैसे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, इसमें वित्तीय प्रबंधन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये वित्तीय प्रबंधन उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएगी। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त है कि उसको स्वयं वित्तीय अनुशासित होना पड़ेगा, बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन करना पड़ेगा। अगर यह उनके पास गुण नहीं है तो कितना भी पैसा आएगा, उसका फ्लो अगर बाहर की तरफ होगा तो हालत खराब होनी है। ऐसे ही पंचायती राज संस्थाएं, आप याद करिए, ये सब हमारी नींव है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा विजन दिया गया है देश को 2047, भारत के यानी 140 करोड़ भारतीयों के सपने का भारत, मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जहां पर हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान अपनी लहलहाती हुई फसलों को देख करके झूमता हुआ दिखाई दे, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके, हर कारीगर अपनी कारीगरी पर गौरव की अनुभूति कर सके, ऐसा भारत
उस भारत के निर्माण की दिशा में शुरुआत कहां से होनी है? सबसे छोटी इकाई से, ग्राम पंचायत। हमारी नगर निकाय, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात करें और अपने गांव की बात न करें, नगर की बात न करें, ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके लिए उन्हें वित्तीय प्रबंधन के गुण सिखाना, कैसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन का परिचय देकर के हम अपने यहां अपनी यूनिट को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे हम उसे स्मार्ट बना सकते हैं। ये इंटरनल ऑडिट के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका वहां पर हो सकती है। कभी कभी ऑडिटर जो होते हैं ना, वो कभी कभी स्वयं भी मनमाना करने लगते हैं। उससे बचना, सही को सही, गलत को गलत, और उनको सही सुझाव भी देना, क्या उनको करना है, कैसे कर सकते हैं, आय और व्यय में संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये सभी बातों को बेहतर तरीके से अगर आप बता पाएंगे तो नींव हमारी मजबूत होगी, और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी तो विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं। और यह कार्य आपका है, यही दायित्व है, इसी की आपको ट्रेनिंग मिलनी है। आपने देखा होगा ये 500 जो लेखा परीक्षक चयनित हुए हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ने, किसी ने भी सिफारिश नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं। मैं मंच पे जो 2 लोग शाहजहांपुर के थे उनको इसलिए बोल रहा था क्योंकि वित्त मंत्री उन्हीं के क्षेत्र के थे, लेकिन वित्त मंत्री को भी नहीं पता होगा कि हमारे शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति का चयन हो रहा है, क्योंकि वो उतना गोपनीय होता है, किसी को नहीं पता होता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि मुझे भी नहीं पता होता है, वित्त मंत्री को भी नहीं पता होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वित्त को भी नहीं पता होता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय तरीके से, ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाती है। आप सब 500 लोग यहां बैठे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया, उसके चेयरमैन यहां बैठे हैं। आप में से कोई जानता भी नहीं होगा ये चेयरमैन है, और उनके नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को उसी के तहत वो किया गया, संपन्न किया गया, और परिणाम है आज आपको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। क्या जितने भी अभ्यर्थी रहे होंगे, जो भी एप्लीकेंट रहे होंगे, उन सबको लगा कि हां प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। जब प्रक्रिया पारदर्शी है तो किसी को कंप्लेंट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। जब किसी को कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो न्यायालय को स्टे करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 17 के पहले ऐसा नहीं था। देखिए 17 के पहले होता क्या था, कोई परीक्षा होनी है, वो कोई भी हो, नीट के नाम पर जो उस समय की यहाँ पे मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल एंट्रेंस की होती थी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती थी, या किसी भी अन्य कोई भी नियुक्ति से जुड़े हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस भर्ती की कोई भी परीक्षा होती थी, सबसे पहला तो काम क्या होता था, पेपर बनते समय ही वो लीक हो जाता था। जो बचा रहता था वह चाचा भतीजे की जोड़ी पूरी कर देती थी। कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं थे, हर एक जगह से कुछ ना कुछ सोची जाती थी। और
बाकी जो कुछ बचता था तो भाई चेयरमैन तो सबके बॉस हो गए। तो उस पूरा की पूरी वो कहता था कि अगर फलानी जगह से इतनी सूची आई तो उसका 10 गुना मैं भी कर लेता हूं। होता क्या था, 50 सीट होती थी, वो पता लगा कि 75 लोगों को भर्ती कर दे रहे हैं। अब फिर वो भी एक नया विवाद, फिर कोर्ट को स्टे करना होता था। सफर कौन करता था? यूपी का नौजवान सफर करता था, यूपी का नौजवान। आज आपने देखा होगा इस परीक्षा में हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर मजहब से जुड़े हुए लोग यहां चयनित होकर के आए। हमारे तो गोरखपुर का भी एक सरदार नौजवान ऑडिट बना है, गोरखपुर का है। लखनऊ की एक बेटी का चयन हुआ है, वो मुस्लिम है। भेदभाव किसी के साथ नहीं, वो योग्य है, उसका चयन होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और यही सरकार की कसौटी होती है, यही सरकार की कसौटी है कि योग्यता को सम्मान देना, योग्यता के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना जिससे वो आगे बढ़ सके। हमारी जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति है, लेकिन हमारी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी है। और हर योग्य व्यक्ति को बिना भेदभाव के योग्य प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो आगे बढ़ सके, उसके मार्ग के बैरियर को हटाना इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार ने उस कार्य को यहां पर संपन्न किया है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अभी आपको जो उपदेश खन्ना जी दिए, इसीलिए उन्होंने दिया है क्योंकि उनको भी जूझना पड़ता होगा वित्त विभाग में एक लंबे समय से मंत्री होने के नाते। और हमारे सबसे बुजुर्ग विधायक भी हैं। शाहजहांपुर के लोगों ने 9 बार से उनको विधायक चुना है। एक लंबा अनुभव उनके पास, लंबा अनुभव। मैं धन्यवाद दूंगा शाहजहांपुर के लोगों को, क्योंकि उनके इस अनुभव का लाभ शाहजहांपुर को मिलता है। और उनकी सक्रियता, 5 दिन कहीं भी रहें लखनऊ में या प्रदेश के अंदर कोने में, लेकिन शनिवार रविवार के दिन तो शाहजहांपुर जरूर पहुंच जाते हैं। मैं कल भी देख रहा था, कल भी वो शाहजहांपुर में थे। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा भाई खन्ना जी अभी शाहजहांपुर में कल शाम को मैं देख रहा था, आज कार्यक्रम में कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अभी सुबह मैंने जब जानकारी ली तो पता लगा खन्ना जी पहुंच चुके हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं। उन्होंने जो बात कही अपने अनुभव पर आधारित कही, और उन्होंने जो बात कही है कि किसी लोभ लालच में आए बगैर आपको उस संस्था, व्यक्ति से महत्वपूर्ण संस्था होती है, एक व्यक्ति को बचाने के लिए हम ग्राम पंचायत के साथ, स्थानीय निकाय के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उसमें हजारों और लाखों लोगों का हित जुड़ा होता है। अगर व्यक्ति गलत किया है तो उसके खिलाफ आपको लिखना चाहिए, और नहीं किया है बिना किसी दबाव में उस कार्य को गलत तरीके से भी नहीं रेखांकित करना चाहिए, और अपने सुझाव भी देने चाहिए कैसे ठीक हो सकता है। सही तथ्य, ऑडिट सही हो, इसकी बड़ी भूमिका होती है। यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन को और वित्तीय अनुशासन को आगे बढ़ाने में एक मदद कर सकता है, स्थानीय स्तर पर लोगों को और प्रभावी बना सकता है। और उस दिशा में सरकार चाहती है कि एक प्रयास आगे बढ़ सके। मुझे प्रसन्नता है इस पूरे मामले में कि सहकारी समिति और पंचायती लेखा परीक्षा में जो 371 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उनमें 78 महिलाएं हैं। और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा में कुल 124 में से 25 बेटियों ने स्थान प्राप्त किया है।
ये चीजें बढ़ती हैं कि अब उस सेक्टर में भी अच्छा रुझान बेटियों के लिए है और उन्होंने उस स्थान को वहां बनाया है। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहूंगा कि विकसित भारत के संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के एक विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देना है। जिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकार आपको नौकरी उपलब्ध करवा रही है, आज उसी का परिणाम है। हम 9 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे चुके हैं। कल भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए थे। लगातार पिछले 1 महीने में चौथा या 5वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। ये लगातार चलेगा। 9 लाख से अधिक भर्ती हम कर चुके हैं सरकारी नौकरियों में। कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। सरकार की नीतियों के कारण आज एमएसएमई सेक्टर में 3 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कानून का राज होने के कारण लाखों नौजवानों को यहां पर हुए निवेश में रोजगार और नौकरी प्राप्त हुई है। अलग अलग सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। कहीं ड्रोन दीदी के रूप में, लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में, कहीं मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। यह बेहतरीन उदाहरण है। कहीं पीएम स्टार्टअप के रूप में, कहीं पीएम स्टैंड अप के रूप में, कहीं पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत आज नौजवानों को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया जा रहा है। सरकार अपने डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप प्रभावी ढंग से उनके विजन को जमीनी धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब भी उस अभियान का हिस्सा बने। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करेगा तो परिणाम आएगा, और हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्यों जिनका सपना साकार हो रहा है आपकी इस सफलता के कारण, उसके लिए मैं आप सबको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सबका यूपी गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लिए भी आप सबका स्वागत करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।